कौन कौन फर्स्ट टाइम क्यूईपी का नाम सुन रहा है? सॉरी यार, ऑफलाइन में कुछ 10 एक बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उनसे फीडबैक ले रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों में मैं लास्ट में लेता हूँ, है ना? और किसने पहले अटेम्प्ट दे रखा है या नहीं दे रखा, उसको छोड़ो। किसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2024 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट? चलो ठीक है। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम पहले समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या है, इनिशिएटिव क्या है। ब्रॉडली जब हम एक आंसर लिखते हैं, राइटिंग आंसर इज नॉट अ बिग इशू, है ना? वो तो अपन लिख ही देंगे, 150 वर्ड लिखने में थोड़ी इशू है, ग्रेजुएट है अपन तो लिख देंगे। प्रॉब्लम क्या आता है कि आंसर राइटिंग का एक फिक्स स्ट्रक्चर सा बनता है कि जब भी आप एक आंसर लिखेंगे, जो टॉपर्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में एक बच्चा आता था, 2-3 साल से उसका पेपर पास नहीं हो रहा था और अचानक से आईएएस बन गया, है ना? वो 2-3 बार से मेंस लिख रहा था और अचानक से आईएएस बन गया। क्या लगता है क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा 1 साल में कि आईएएस बन गया, अदर देन लक? वो तो एक किस्मत तो है ही, उसके अलावा और क्या होगा? एक इंटरव्यू का एग्जाम होता है, पता है ना अपने को, उसमें बोलना पड़ता है, ऐसा समझ नहीं पाता तुम्हारा चेहरा देख के, सो यू नीड टू इंटरेक्ट। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। चलो, वो कह रहा है वैल्यू एडिशन, वो पहले भी करता होगा ना मेंस में, तो राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसा थोड़ी है राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो पहले भी कोशिश करता होगा दूसरों से अलग। क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द वेगेरीज ऑफ इंडियन मानसून, और ब्लैंक छुड़ाया, हो गया दूसरों से अलग। आंसर राइटिंग में पर्सनालिटी, अरे नहीं, कुछ फर्क नहीं होता मेंस देने की पर्सनालिटी से। कंटेंट कुछ अलग लग रहा है वो, है ना? कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, ठीक है। और कितना अलग लिख देगा वैसे? क्या लगता है कि एक जो फाइनल 800-900 लगा लो, उतना बच्चा जो पास हो रहा है, और जो 12,000 का बचा हुआ 1100 बच्चा है, 11,000 बच्चा है, प्लस थोड़ा और सीरियस बच्चा है जो प्री में पास नहीं हो पाता, वो 8-10 के आसपास में। सो दीज 20 to 25,000 वेरी सीरियस कैंडिडेट्स, हाई प्रोबेबिलिटी प्री पास हुआ है और वो आईएएस बन जाएगा, जो आकृति आप बता रहे थे उस बच्चे जैसा। बस प्री अटका हुआ है, किसी का मेंस का ऑप्शनल अटका हुआ है या कुछ और। ये 25,000 बच्चा जो है ना, ये बहुत सीरियस है, उसमें थोड़ा बहुत लक ऊपर नीचे हुआ और वो सेलेक्ट हो गया। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो बार बार में सेलेक्ट नहीं हो रहा है और जो अचानक से सेलेक्ट हो रहा है, वो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर करता होगा उस 1 साल में? एक तो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि जो 20 क्वेश्चंस आए हैं, वो 20 क्वेश्चंस अगर आप 15-17 अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई पेपर पास नहीं होगा। सो अपने को 18-19-20 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अटेम्प्ट डज नॉट मीन्स कि आखिरी के 3 क्वेश्चन 8 मिनट में निपटा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द इशू। तो इसका मतलब ऑप्टिमल टाइम सबको देना और करीब करीब ऑन एन एवरेज 18 to 19 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करना। एक तो ये टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसने, और क्या होगा? वो मल्टीपल रिवीजन करेगा तो टाइम मैनेज कर लेगा, और क्या होगा? इसी को तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं। आप अपन के ऐसे 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 कान पकड़ेंगे क्या? आंसर में कुछ चेंज कर लिया उसने, है ना? तो ये जो बच्चा, वही मेजर गेम है, देखो, जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है एंड ऑल, उसको अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में वो 80-85 मार्क्स लेके आ रहा होगा, है ना, हर पेपर में। वो इंक्रीज होके जैसे ही 100 का एवरेज आ गया, मतलब 420 प्लस के आसपास में वो जीएस में ले आया, वर्स्ट केस में 400 प्लस जीएस में ले आया, तो प्रोबेबिलिटी अपने आप ही बढ़ गया कि अच्छा ठीक है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्रॉडली द गेम इज बिटवीन 80-85 to 100। वही 20 नंबर बढ़ाने हैं हर पेपर में, हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर बढ़ाना है। ये प्रोग्राम आपको वही हेल्प करेगा। दिस विल नॉट हेल्प यू मेजरली हाउ टू फेच 80 मार्क्स, वो तो अपने को रट्टे लगाने हैं जहां से भी, या जो भी अदर कोर्सेज आपका बेस मटेरियल होगा, कहीं से कहीं और से आउटसोर्स करोगे, कुछ फ्री बुकलेट उठाओगे, वो जो पढ़ना है वहां से पढ़ लो भाई। 80-85 को 100 कैसे लेके आना है, कैसे मैं इस वाले इंट्रोडक्शन को और अच्छा लिख सकता था, कैसे मैं कंक्लूजन में कीवर्ड्स डाल सकता हूँ, वो मटेरियल मिलेगा आपको। अब जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, उसमें तो मैं सजेशन दे देता हूँ आपको कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट वो ये की लिस्ट कहां से आएगी? अगर मैं न्यूट्रिशन के कीवर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ, फैक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन ढूंढना चाह रहा हूँ, कुछ माइक्रो डायग्राम्स ढूंढना चाह रहा हूँ, कोई फैक्ट शीट ढूंढ, वो आएगा कहां से? ये आपका वो बेस बनाएगा। सो क्यूईपी वाला जो पार्ट है वो बेस बनाएगा। ऑल्दो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21, अगले मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अगर आज इस कोर्स में अपन चले जाते हैं तो जो इस बार का साइंस ऑफ आंसर राइटिंग है, वो आज मैं टीम को बोल के आपको फ्री अरेंज करा दूंगा, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किट्स, और जो एनरोल्ड हो चुके हैं उनको भी, ताकि अगले 5 दिनों में आप साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के वीडियोस को देख लेना। 8, 9 या 10 क्लासेस हैं,
उनमें आपको ये समझ में आ जाएगा। वो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग एकदम टॉप लेवल का कोर्स है, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा ये इंट्रो खराब है, ये इंट्रो अच्छा है। उसका बेसिक नॉलेज अपने को होना चाहिए। तो उसका जो बेस मटेरियल है वो अपना क्यूईपी होता है। सो क्यूईपी विल बी अ बेसिक सोर्स, मतलब जो आपका बेस सोर्स आपने जो भी बना रखा होगा, अगर उसके खुद के नोट्स बना रखे हैं आपने कि भैया मैंने वुमेन के 10 पेजर नोट्स बना रखे हैं, मैंने वुमेन के 5 पेजर नोट्स बना रखे हैं, अब उन नोट्स को बेस जो आपने बनाया था उसको चेंज करेंगे और क्यूईपी की जो थीम मिलेगी आपको उसको बेस बनाएंगे। तो जितनी थीम्स हम यहां कवर कराएंगे वो आपके बेस नोट्स हो जाएंगे। अब जो जो एनरिच कंटेंट मैं यहाँ पे देता चला जाऊंगा। अपने पास टाइम है, 2024 लिखने वाले हैं अपन। कोशिश करेंगे कि जो यहां से कंटेंट मिलेगा उसका कम से कम 3 बार रिवीजन तो मिनिमम अपने को दिसंबर तक कर लेना है। एक क्लास में कराएंगे, एक अगले दिन टेस्ट होगा तो कराएंगे, एक नवंबर 28-29 के बाद में टेस्ट होने वाले हैं, नवंबर 15 के आसपास में फिर कंटिन्यूटी में टेस्ट है। शेड्यूल विल बी लाइक एक दिन थीम है अगले दिन टेस्ट है, एक दिन थीम है अगले दिन टेस्ट है। वो जो टेस्ट है वो पीवाईक्यूज का है, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा जब अपन पीपीटी में चलेंगे। तो एक लेवल ऑफ रिवीजन यहाँ फिनिश हो गया अपना। ये सारी क्लासेस अपनी खत्म हो जाएंगी नवंबर 5-7 के आसपास में। फिर दिवाली का गैप देंगे 8-10 एंड ऑल दिन का, और 20-22 नवंबर के आसपास में हम सेकेंड लेवल ऑफ रिवीजन स्टार्ट करेंगे जब आपका अल्टरनेट डेज में टेस्ट है आपका। एक दिन आपको अब मैं 2 या 3 थीम 10 क्वेश्चंस एवरी डे हम आंसर्स लिखेंगे। प्रिफर्ड वे होगा कि आप यहीं आके आंसर लिखो। एक शेड्यूल बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, एटसेट्रा एंड ऑल। तो आप यहाँ हो गए, यहीं टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन ले लूंगा मैं, और उसके बाद में आपने नेक्स्ट पढ़ाई करनी है एंड ऑल। और फिर थर्ड होगा फुल लेंथ टेस्ट जो चलेंगे। तो 3 लेवल का रिवीजन मेरे लेवल से हो जाएगा। टीचर के लेवल और स्टूडेंट के लेवल में गैप नहीं होना चाहिए। अब आता है कि इतना सारा तो कंटेंट फ्री मिल रहा है, बहुत सारा बच्चे ना बुक्स मांगता है इसकी कि सर क्यूईपी की किताबें दे दो एंड ऑल, है ना। ये कंटेंट तो इतना फ्री है, कहीं से पढ़ लो यार। फिर क्यों, ऐसा क्या है कि आपको 25,000 रुपीज 20,000 रुपीज पे करके कंटेंट पढ़ना पड़ रहा है? मतलब ऐसा क्या रीजनिंग है? अब इतनी दूर से आए हो, धूप में सोच के तो आए होगे ना। ऐसा 5% तो सोचा होगा, यहाँ बहुत सारे ने ज्वाइन कर रखा होगा। ऐसा क्या है कि अपन को पेड कोर्स चाहिए और फ्री कंटेंट से काम नहीं बनेगा आपका? ठीक है, चलो एक तो हो गया कि पढ़ने का सोर्स बहुत सारा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो सभी अच्छा लगता है। चलो ठीक है, आपको ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा कि ये कंटेंट अच्छा है, ये कंटेंट खराब है। इस मार्केट में यहाँ से केबीसी की बुकशॉप स्टार्ट होती है और आखिरी अग्रवाल चौक के आगे तक बहुत सारी बुकशॉप है, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा अपने को। तो ये डिफरेंशिएशन फैक्टर मिल जाएगा कि ये अच्छा कंटेंट है, इसको पढ़ेंगे 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब बहुत सारा अपन ने फैक्ट तो पढ़ लिया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब इस क्वेश्चन में कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है ना, वो टीचर ही बता पाएगा यार। वो दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस ना, वो तो बिना एक्सपीरियंस के आएगा नहीं। तो चलो एक रीजन ये हो गया कि अपन, और इस जो अल्टरनेट डेज में मैं टेस्ट बता रहा हूँ एवरी सैटरडे या एवरी संडे को जूम कॉल पे अपन उसके, किसी ने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग या कोई और कोर्स देखा है जो मैं कैसे बोर्ड पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो देखा है ना। तो आप आंसर्स अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल, या मैं डिजिटल बोर्ड पे उसको ओपन करूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं सबको वो विजिबल होगा, वहीं पे कमेंट दे दूंगा सो दैट पीयर लर्निंग भी हो पाए कि किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन लिखा था, इसमें ये अच्छा नहीं है और ये वाला कंपोनेंट है। सो वो उस प्रोसेस से ही चलाएंगे इसमें। और क्या मिल सकता है ऑनलाइन क्लासेस में? बड़ा पैसा होता है, 25,000 इज नॉट अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी। आउटसोर्सिंग द डिसिप्लिन ऑल्सो, वो भी तो है। अकाउंटेबिलिटी भी है, ठीक है, डांट भी मारते हैं, वो भी बड़ा इशू है एंड ना, थोड़ा इनफेमस है ना, है कि नहीं है? ये सुना है कभी? अरे बहुत डांट मारता है यार वो आदमी, सुना है कि नहीं? अरे ऐसा कैसे हो सकता, सच सच बोलने का है यार, ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। एनीवेज चलो जोक्स बाद में करेंगे, बाद में आते हैं उस वाले कंपोनेंट में, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिलेबस पता है अपने को, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, कंपोनेंट अपने को याद भी कर लेने। वो मेंस में डायमेंशंस भी इंक्रीज करता है। अगर कोई क्वेश्चन आया है कि इन इंडिया में एनर्जी की डेफिशिएंसी से हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाए, डू यू एग्री? फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन इज, और द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई वी नीड रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड क्या है, गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें डायमेंशन जनरेट करना है, पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। वो पॉइंट का एक टेम्पलेट ये होता है सिलेबस। तो ये अपने को ब्रॉडली पता ही होना चाहिए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा है उसके लिए हो सकता है ये नया हो, अपने को तो पता ही है।
जीएस पेपर 1 में कितने कंपोनेंट है? 3। कौन कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस पेपर 2, अरे कहां यार, नीचे है बाबा। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ऊपर चला गया है ना, क्लाइमेट चेंज घूम के आएगा, और इंटरनल सिक्योरिटी, और लास्ट एथिक्स, एथिकल डायमेंशन एंड ऑल। तो वो सारा अपना सिलेबस हो गया है ना। अब एक लॉजिक है कि जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, ये सिलेबस यूपीएससी ने दिया था। अब जब सिलेबस दे रहा है तो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाहिए यूपीएससी को, है ना। लॉजिकल तो यही कहता है कि जब उसने बोला सीसेट 10th क्लास तक का आएगा तो आना चाहिए 10th क्लास तक का, है ना। बट वो नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा क्विज खेल लेते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि दिस आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आइडली ये क्वेश्चन कौन से पेपर को बिलोंग करता है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बता दो यार। कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन में टेस्ट आके तो आप कभी भी दे सकते हो यार, टेस्ट का कोई इशू नहीं है। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 बिलोंग्स टू। आई यार कुछ नहीं है, पेपर बता बेटा बस। 1 2 3 4। अच्छा, जीएस पेपर 2 है ना, सामने लिख देते हैं, बीच में लिखते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन 2 में है ना। सब बता दो तुम, बस 4 में से बताते रहना, मैं सब लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पेपर 3 आर्कटिक रीजन 1 में क्यों? अच्छा अच्छा, अब देखें यूपीएससी ने कैसे पूछा। कुछ मैच हो रहा है क्या? चलो ये वाला तो मैच हो गया, बाकी तो मैच हुआ नहीं यार। कहाँ हुआ ये? एक्चुअल अपीयर्ड इन, आप 3 बोल रहे हो 1 में पूछ रहा है, आप 2 बोल रहे हो 3 में पूछ रहा है, अपन 2 3 बोल रहे हो 3 में पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ चल रहा है ना। आइडियली उसको किस पेपर में पूछना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपने पढ़ा, आपने सजेस्ट किया कि आइडियली ये इस पेपर में पूछना चाहिए, बट कहीं ना कहीं तो वो किसी और पेपर में पूछ रहा है ना। एक तो ये हो गया। चलो थोड़ा सा और खेलते हैं। इसमें बताओ, अब एक एक ही बताएंगे, ओनली 1 पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 5 बताओ भाई। ऑनलाइन में बच्चा कह रहा है जीएस 1 to 4 के बीच में कोई भी। सही जा रहा है एकदम। जीएस 2 है क्या? नेक्स्ट। एंड नहीं अब। कितना मैच हो रहा? फेल 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 फेल, 100% फेलियर रेट। किसी में तो पास हो जाते हैं। क्या समझ आया? कंक्लूजन क्या है? ऐसा बहुत सारा है, बैठोगे खुद से जाके एनालिसिस करोगे, बहुत सारा मिलेगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन इज नॉट फ्रूटफुल एक बेस लेवल पे, बट वेयरएवर देयर इज अ कंफ्यूजन, इससे एक और कंक्लूजन निकल रहा है। अपने को पता है मेंस का एग्जाम कब होता है? फर्स्ट डे एसए का पेपर होता है, नेक्स्ट डे जीएस1 जीएस2 होता है, नेक्स्ट डे जीएस3 जीएस4 होता है। मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? एक अपन शॉर्ट नोट्स तो बनाते हैं जो हम रिवाइज करते हैं एग्जाम से एक रात पहले। आपने नोट्स अज्यूम किया है कि दिस टॉपिक विल कम इन जीएस पेपर 3। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अज्यूमिंग दिस कम्स अंडर जीएस पेपर 3 ब्लू रिवॉल्यूशन वाला, तो आप नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे, क्वेश्चन आ गया एक दिन पहले,
अगर आप एक दिन पहले एग्जाम से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो 80-85 का 100 नहीं होगा, ये पक्का है। जो एक्स्ट्रा एनरिच्ड पॉइंट्स होते हैं ना, वो तभी मिलता है, वो जो मेंस लिखा है उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, वो तभी ही मिलेगा जब हमारे पास एक दिन पहले अपन रिवाइज कर पाए। सो इसका मतलब वेर एवर यू आर कंफ्यूज्ड कि वेदर दिस टॉपिक शुड कम अंडर जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1, उसको 1 में डाल दो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले जब आप हो तो कम से कम रिवाइज तो कर लो, नहीं तो फिर वो रिवीजन का वो मेजर लॉस हो जाता है। So wherever you are confused between the topics की ideally it should come under this or this, we will put those notes under GS paper 1. बाकी तो ये रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। Wherever you are thinking this ideally should come is not coming under that particular portion. और अगर एग्जाम से पहले हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सबके लिए लॉस है यार, है ना, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और यूपीएससी के लिए भी लॉस ही है। सो एक बात तो समझ में आ गई अपने को कि आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन वाला कंपोनेंट तो नहीं चलेगा। इफ यू आर थिंकिंग दिस शुड कम अंडर दिस पेपर, वो नहीं होगा। यू शुड नॉट प्रिपेयर लाइक दैट। अपने को कुछ कॉमन थीम्स पकड़नी है, उन थीम्स को जीएस पेपर 1 2 3 4 चारों में यूज करना है। दैट वाज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड क्यूईपी। 5 साल के आसपास में हुआ है मुझे, और ये मेरा फर्स्ट कोर्स था। यू नो हाउ क्यूईपी हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। When I was working with the government at that time, I started this. थोड़ा उस टाइम पे कुछ किया था ऊपर नीचे का काम। I was working with the government also and was taking a batch also. So QEP was the summary of economic survey, नीति आयोग का एक्शन एजेंडा जो आया था 2017-18 एंड ऑल वाले पार्ट्स में, एंड एनुअल जो मिनिस्ट्री का रिपोर्ट आता है। Because at that time even economic survey was evolving the themes. एक बैंकिंग का थीम इवॉल्व कर रहा था, इंडस्ट्रीज का थीम इवॉल्व कर रहा था, एटसेट्रा। So this was the basic reason why we started quality enrichment program in 2017-18. So first ये हो गया। Second, these are the themes which we are going to cover. PDF में ऑनलाइन आपको शेयर करा दूंगा, वो आप देख लेना कि क्या क्या है और कैसे कैसे है। And these themes are relevant syllabus, relevant GS paper and average marks in last 5 years. मैंने सीधा सीधा डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है। That is why it is not like कि 10 और 15 का मल्टीपल्स में दिख रहा हो आपको। अगर 8 क्वेश्चन आए हैं एंड ऑल करके 5 साल में मैंने डिवाइड कर दिया उसको, टोटल मार्क्स कितना हुआ एंड ऑल। सो इफ वी ऐड ऑल दीज थिंग्स अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेट्स इनटू 1000, 30, 40, 50 के आसपास में आ रहा है। मतलब ब्रॉडली जो कवरेज होगा इसका क्यूईपी का वो 1000 मार्क्स के आसपास में अपन कर लेंगे, ठीक है। ये कोशिश रहेगी। ये कुछ लास्ट ईयर के थीम्स है। अब तुम समझदार बच्चे हो, अपने आप से थोड़ी मेहनत तो हम भी कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था और कौन कौन से थीम से कवर हुआ था। फर्स्ट अपन ने देख लिया आर्टिफिशियल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं चलेगा। सेकंड, एक 10 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम मिलता है अपने को? अपन 6 और 8 के बीच में है, मतलब कि अपन 33% तो एरर मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो फिर कैसी बनेगी बात ना यार। एग्जैक्ट होगा ना टाइम तो 7.2 मिनट्स फिक्स दिए ना। 180 वर्ड्स 180 मिनट्स है टोटल और 250 मार्क्स है। So 10 मार्कर को मिलता है 7.2 और 15 मार्कर CSAT क्वेश्चन नंबर 1, ओनली 1 पेयर। कितना आता है मोटा मोटी? 13 मिनट्स और नहीं 10.8 मिनट। सिंपल तो मैथ्स है ना। 180 मिनट है, 250 मार्क्स है, पर मार्क्स का निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 15 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10.8 के आसपास में बैठता है। रफली लगा लो 10 मार्कर को 7 मिनट, 15 मार्कर को 11 मिनट, ये अपने को एवरेज टाइम मिलता है। सबको सेम ही टाइम मिलता है। The more number of repetitions of the themes which you have done or topics which you have done will help you to write the same answer in maybe 6 minutes or 6.5 minutes or even less than 7 minutes. अब आप हर 10 मार्कर को 7 मिनट में लिख दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज कुछ कंफर्टेबल टॉपिक्स आएंगे, कुछ लेस कंफर्टेबल टॉपिक्स आएंगे। तो जो लेस कंफर्टेबल टॉपिक्स आने वाले हैं उसको आपको लगेंगे 8 से 9 मिनट, और जो कंफर्टेबल टॉपिक्स हैं वो आपको 6 मिनट में पूरे करना है। सो वो डिवीजन तभी होगा जब हम मल्टीपल रिवीजन टाइम्स में चलेंगे। आप किसी भी जो फर्स्ट अटेम्प्टर बच्चे हैं, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, कुछ जो क्यूईपी के मेरे पुराने वाले बच्चे हैं या तुम पर्सनली भी जानते होगे, अगर क्यूईपी जैसा कोर्स करना है तो 4-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो यूसेज नहीं मिलेगा। अगर जितने भी अगर किसी सेलेक्टेड से बात होती है, नहीं होती है, यूट्यूब पे पढ़ा हो, कोई पुराना बच्चा हो जिसने मेंस लिखा हो, कुछ भी, अगर हम 4 या 5 बार क्यूईपी को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उसको एग्जाम में यूज नहीं कर पाएंगे। ये वो वाला
प्रोडक्ट और मॉड्यूल नहीं है कि देख देख के अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, सब बढ़िया है और अपन उसको एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। You have to use those facts, keywords, etc. Imbibe them, own them, and start writing in your answers. तभी अपन यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टोटल हो गया। You need to think fast, multiple revisions में अपने आप आ जाएगा। You need to write fast and finally work smarter. थर्ड है हाई इम्पैक्ट कंटेंट। कंटेंट तो मतलब चेस्ट थंपिंग नहीं कर रहा हूं, बट मोटा मोटी अपन लोग ठीक ही बना लेते हैं। डिलीवरी के कंपोनेंट्स क्या हैं? आई थिंक आज शायद मॉडल को हैंडआउट दिया नहीं है क्यूपी वाले थीम का, मैं ऑनलाइन में अपलोड करा लूंगा, है ना? वो देख लेना आपको कि कंटेंट किस फॉर्मेट में मिलता है। कुछ केस स्टडीज आते हैं, कुछ कीवर्ड्स आते हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ माइंड मैप्स आते हैं, कुछ एक्रोनिम आता है। ये नया है जो हम 1 साल से 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ठीक ठाक सा मिलना चाहिए। रेडीमेड कंक्लूजन जो अपन सिर्फ कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन जो देखते थे, सुना होगा ना, आजकल चल रहा है कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन फ्रॉम टू करके। उसके साथ में पैरेलली हम ये एक्रोनिम्स वाला कंपोनेंट कुछ नया स्टार्ट किया है। 2 साल 1.5 साल से हुआ है मोटा मोटी, बट दिस विल यू कैन यूज इट फॉर 4-5 आंसर्स। सो वो आपका एक रेडीमेड कंक्लूजन मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, कि कंक्लूजन तक लिखते लिखते कंटेंट खत्म हो जाता है। वही तो है, इंट्रोडक्शन अच्छा होता, सारा एनर्जी लगाना है, प्रिपेयर भी कर लिया, सब कुछ हो गया, बॉडी में भी पता होता है, कंटेंट हमारा हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि जो नॉलेज थी वो तो अपन बॉडी या इंट्रोडक्शन में फिनिश कर देते हैं और फिर कंक्लूजन होता है these steps will help India to become सर्वश्रेष्ठ भारत, these steps will help और are in sync with SDG 7, SDG 8। अब फिर तो 80 आएंगे ना यार, कैसे आएंगे 80 से 90, अगर 95 से 100 लेके आना है, so you have to write an impactful conclusion। कंक्लूजन रेडीमेड रखना पड़ेगा अपने को। देखो मोटा मोटी 100-150 के आसपास में कंक्लूजन अपन रेडी रखेंगे, जो बच्चों ने बनाए भी थे। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे है कि नहीं अपन कंक्लूजन रेडी रखो, नहीं, आपको कंक्लूजन रेडी रखना ही पड़ेगा। दिखा रहा हूं ये इस वे के कंक्लूजन्स आपके रेडी होने ही चाहिए यार, कि अगर वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसके 3 कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं। अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का क्वेश्चन आ रहा है उसके निकाल दिए, एलडब्ल्यू का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 कंक्लूजन निकाल दिए। सो यू शुड बी रेडी विद द कंक्लूजन का बुकलेट। हम भी कुछ देंगे, कुछ आपको अपने हिसाब से भी बनाना है। जो मैं कीवर्ड्स देता हूं उसमें डालता हूं कि दीज कीवर्ड्स यू कैन डायरेक्टली यूज इन द कंक्लूजन वाला फॉर्मेट। सो वो आपको बनाना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम रेडीमेड कंक्लूजन में नहीं जाएंगे तो अपन 115 120 ये वाले नंबर तो कभी भी नहीं ला सकते। वी कैन नेवर फेच दैट मार्क्स, बिकॉज कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही मार्क्स स्टार्ट करता है वो देना। तो कंक्लूजन शुड बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल। अब अगर फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है और अगर आप एग्रीप्रेन्योर्स नहीं लिख रहे हो, ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस नहीं कर रहे हो, ईज ऑफ लिविंग नहीं कर रहे हो, इस टाइप के कीवर्ड्स नहीं लिख रहे हो, तो फिर अपन जेनरिक लिख रहे हैं बस, है ना? तो ये रेडीमेड कंक्लूजन पड़ा है अपने पास, डायरेक्टली यूज करना है, कर लेंगे, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट। कुछ नई चीजें कंपोनेंट्स ऐड कराए हैं, मैं आगे समझाता हूं कि आपको कि कुछ और नए कंपोनेंट्स क्या क्या किए हैं। कुछ बच्चों का कंप्लेंट था कि ये तो मेंस में हेल्पफुल हो रहा है, प्री तो पास नहीं हो रहा है एंड ऑल करके। सो प्री का जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स या एनरिचमेंट वाला पार्ट है, हमने इसका ही पार्ट बना दिया। सो दिसंबर ऑनवर्ड्स अपन प्री पढ़ लेंगे, पहले मेंस का कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। ये इस बार के कुछ इसके लिए कुछ नया बनाया है, तुम्हारे टाइम पे नहीं था पुराने बैचेस में, कि अगर मैं क्यूईपी का पूरा एक मोस्ट रिपीटेड थीम्स होती हैं, है ना, जो अपन ने देखी भी होंगी, कि यार GS3 में ना फूड प्रोसेसिंग से पिछले 6 साल से क्वेश्चन आ रहा है, या SHG में पिछले 10 साल में 5 बार क्वेश्चन आ रहा है, या इंटरनल सिक्योरिटी में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एवरी अल्टरनेट ईयर्स आ रहा है, या फिर डिजिटल इंडिया से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ मोस्ट रिपीटेड थीम्स होती हैं जिसको अपन बोलते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स का तो सब कुछ ही होना चाहिए अपने पास। तो ये तो लॉटरी है ना, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अगर 7 या 8 क्वेश्चन आप पहले से ही प्रिपेयर्ड है, तो इसका मतलब वो 7 या 8 में मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे और टाइम भी कम लगेगा अपने को। तो ये तो अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। सो हमने इसके शॉर्ट नोट्स बनवा लिए, जितने भी मोस्ट रिपीटेड थीम्स है उसका एक 1 पेजर मिल जाएगा आपको। अब 1 पेजर, क्योंकि क्यूईपी में वो सारी मोस्ट रिपीटेड थीम्स तो नहीं हो रही हैं, कुछ तो छूट भी जाएंगी। अगर 25 हैं हर साल में मोटा मोटी, तो 15-16 के आसपास में तो हम कवर करा लेंगे क्यूईपी में, 10 तो फिर भी रह गई। सो इफ फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज देयर, अब फूड प्रोसेसिंग में आपको मैंने 2 इंट्रोडक्शन दे दिए। 1 इंट्रोडक्शन इज फूड प्रोसेसिंग के स्टेटस से रिलेटेड, कि भाई इतना % इंडिया में होता है, इतना % वर्ल्ड में होता है, इतना % कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है। अपने हिसाब से यूज कर लेंगे अपन किस टाइप के क्वेश्चन में।
अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया में इनफॉर्मल है फूड प्रोसेसिंग, उसके चैलेंजेस क्या हैं, पीवाईक्यू है ना ये, कि स्मॉल यूनिट्स हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, इनफॉर्मल है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एक वो आ सकता है। या फिर इंडिया में फूड प्रोसेसिंग कम है, एक्सपोर्ट इज हैविंग द पोटेंशियल। ये दो तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके का इंट्रोडक्शन चल जाएगा अपना। अगर क्वेश्चन थोड़ा और ऊपर नीचे करता है और वो कहता है कि यार फूड प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है और इससे इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इंडिया में हंगर की प्रॉब्लम चल रही है, उस वाले में ये इंट्रोडक्शन यूज कर लेंगे। तो अपन ने फूड प्रोसेसिंग के जो फैक्ट्स मैं वहां पे दूंगा आपको, एक फैक्ट शीट देते हैं ना स्टार्टिंग में हर, उसमें एक 1 पेजर फैक्ट शीट आता है, उस फैक्ट शीट में से कुछ फैक्ट निकाल के अगर हम 2 या 3 तरीके का इंट्रोडक्शन बना लें तो फूड प्रोसेसिंग का इंट्रो अपना रेडी, वो मैं दे दूंगा, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो गया अपना। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो डायग्राम करके, कुछ नया कुछ सुना होगा आप लोगों ने कि यार आफ्टर इंट्रोडक्शन वी कैन ड्रॉ अ माइक्रो डायग्राम नाउ। अब माइक्रो डायग्राम में कभी अपन स्टेटस बता सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट स्टेटस लिख दिया, फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दिया, फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है तो इंडिया वर्सेस वर्ल्ड को कंपेयर कर लिया। वैसे ही समथिंग न्यू कैन बी फॉर्मूला। ये सिम्मी ने कुछ कुछ यूज करना शुरू किया था, फिर श्रुति शर्मा ने थोड़ा बहुत यूज किया, पिछले बैच में यूज नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाले बैचेस में आएगा ये, हमने अभी पिक कराया है इसको। So formula can be increase food processing leads to decrease food wastage and decrease in hunger. Can be a simple formula. Increase food processing से food wastage कम होगा, employment बढ़ेगा और farmer empowerment बढ़ेगा। अगर सपोज करो फूड प्रोसेसिंग और एसएचजी को लिंक करके क्वेश्चन पूछ लें, फूड प्रोसेसिंग और रूरल डेवलपमेंट को रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, अपन ये सारे फॉर्मूलेज रियल टाइम में बनाने हैं अपने को। देखो मैं यहाँ पे 2-3 लिस्ट दूंगा, समझाऊंगा, सब कुछ करूंगा, बट अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फॉर्मूलाज कि कैसे अपन इससे आधा नंबर या 1 नंबर लेके आ सकते हैं, तब तक अपन बना नहीं पाएंगे, ये पक्का है। तो ये फॉर्मूला वाला सिस्टम एक नया है, मैं रेडीमेड दे दूंगा आपको अपने हिसाब से, उसमें 1 या 2 आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना। नेक्स्ट आता है करंट डेवलपमेंट, कि कोई भी थीम आया उसमें करंट डेवलपमेंट, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द माइक्रो डायग्राम्स आफ्टर इंट्रोडक्शन जो अपन बना सकते हैं। फिर आएगा कुछ फैक्ट शीट, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आ गए, कुछ कीवर्ड्स आ गए। अब हर थीम पे मोटा मोटी मैं 15 से 18 कीवर्ड्स देता हूं, उसमें से जो मुझे मोस्ट रिलेवेंट लगते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। हो सकता है आपको इतना रिलेवेंट ना लगे तो आप उसको कट करके अपने हिसाब से पिक एंड चूज कर सकते हो, जो मुझे लगेगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड्स भी जो अपन कंक्लूजन में यूज करते हैं, और सिंपल वाले कीवर्ड्स भी जैसे सनराइज सेक्टर, तो वो डायरेक्टली बॉडी में अपन यूज कर सकते हैं। फिर कुछ पीएम की स्पीच आएगा, कुछ कमिटी रिकमेंडेशंस, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कुछ इंटरनेशनल की स्टडीज एंड कंक्लूजन। सो जो हम 1 पेजर नोट्स जो आप बनाते थे या नहीं बनाते थे बच्चा, उसका रिक्वेस्ट आया कि सर आप भी दे दो, तो हमने ये बनवा लिए हैं। सो पीवाईक्यू के ये वाले कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस एक लिस्टिंग दे देंगे माइक्रो डायग्राम्स की, कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो अगर मैं 3-4 आपको माइक्रो डायग्राम दे दूं उसका, कि यार मिनिमल प्रोसेसिंग वर्सेस सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग होता क्या है, या फिर फूड प्रोसेसिंग में इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, या फिर चेंजिंग फूड हैबिट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो वो छोटे छोटे माइक्रो डायग्राम्स आप कहां भी फिट करके आधा आधा नंबर लेके आ सकते हो। तो ये एक एकदम ही 100% ही नया कंपोनेंट मिलेगा आपको इसका। टॉपर्स बुकलेट पहले तो नहीं था, आई डोंट थिंक सो हमने कभी बोला था कि बुकलेट देंगे, बट दे देंगे। उसमें 4 बुकलेट है, बढ़िया आंसर लिखे हुए हैं। अब कुछ कुछ ये फैक्ट्स के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे। व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द क्लास, वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। शेड्यूल ऑफ द टेस्ट वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। हु विल बी टेकिंग द अदर क्लासेस, सो मोटा मोटी 35 क्लासेस हैं, 20-22 क्लासेस के आसपास में मैं लूंगा, बाकी अलग अलग फैकल्टीज लेंगे। पीयूष सर लेंगे एथिक्स, ऑफ कोर्स एसे, गुड गवर्नेंस वाला कंपोनेंट भी वही ले रहे हैं। तो GS2 में जो गुड गवर्नेंस की 3 क्लासेस हैं, पहले 2 लेते थे, अब 3 है, मुझे थोड़ा सा और उसको कराना है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये वाले कंपोनेंट पीयूष सर लेंगे, बाकी ज्योग्राफी एंड ऑल ज्योग्राफी फैकल्टी लेंगे, और सोसाइटी वाली 2 क्लासेस हैं वो दिव्या मैम लेंगे। विल देयर बी डिस्कशन, इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स ऑफ द 32 टेस्ट। टेस्ट वाले स्ट्रक्चर पे जाके बताता हूं। ये टॉपिक है, ये फैकल्टी है, ये शेड्यूल, क्लास का शेड्यूल का डेट है, और ये टेस्ट का डेट है। जो टेस्ट है ना उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैंने पढ़ा, मैं आज जाके रिवाइज करूंगा। अब 2 तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए रिलेवेंट है फ्रॉम दिस थीम। वन इज पीवाईक्यू एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जो पीवाईक्यू है वो नेक्स्ट डे वाले टेस्ट में आएंगे। मतलब कि अगर अपन
इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो 3 क्लास होगा, 3 का एक साथ ही टेस्ट ले लूंगा 24th को, बिकॉज इसमें अल्टरनेट का कोई लॉजिक है नहीं। अगर सिंगल थीम है तो नेक्स्ट अल्टरनेट डेज में टेस्ट हो जाएगा। तो जब वो पूरी थीम कंप्लीट होगी उसके बाद उसका एक टेस्ट होगा। जो फर्स्ट लेवल के टेस्ट चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लास इज शेड्यूल्ड ऑन 25th ऑफ अगस्त, जो 26th को टेस्ट है वो 5 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। वो पांचों पीवाईक्यूज होंगे। उन पांचों पीवाईक्यूज का आपको एक रिकॉर्डिंग डिस्कशन मिलेगा। आपको क्लास में नहीं आना है, आके टेस्ट लिखना है तो आपकी मर्जी है, बट वो पांचों क्वेश्चंस का आपको रिकॉर्डेड डिस्कशन मिलेगा। लेकिन सैटरडे को हम मिलेंगे जब मैं उनको इवैल्यूएट करूंगा। तो जो ऑफलाइन का बच्चा है वो ऑफलाइन में आ सकता है, ऑनलाइन का बच्चे करना आपको अपलोड ही है। ऑफलाइन में इवैल्यूएशन नहीं करूंगा मैं, जो भी आपके आंसर होंगे वो होंगे अपलोड ही, मैं देखूंगा डिजिटल बोर्ड पे ही उनको, जो अपन ने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग या एमएमपी वाले सिस्टम में किया था। Whatever answers which you are going to write will be uploaded on the portal. I'm going to open that portal here and we are going to discuss it, ताकि वो peer learning वाला प्रोसेस हो पाए। जब ये पूरा शेड्यूल फिनिश हो जाएगा, जब ये टोटल क्लासेस फिनिश हो जाएंगी, आई थिंक कब खत्म हो रही है, 10 अक्टूबर को खत्म हो रही है। अब 10 अक्टूबर के बाद में अल्टरनेट डेज में अपन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो 5-5 क्वेश्चंस पीवाईक्यू वाले, फिर 10 क्वेश्चंस पर टेस्ट स्टार्ट करेंगे 2-2 थीम का। वो ऑफलाइन में आना है, यही लिखना है, जस्ट आफ्टर क्लास डिस्कशंस कराऊंगा उसका, और क्लास में ही डिस्कस करके इवैल्यूएशन हो जाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट सिर्फ रिकॉर्डेड डिस्कशन मिलेगा, बट मैं इवैल्यूएट जरूर करूंगा, बट वो एवरी वीकेंड होगा, एवरी सैटरडे के साथ में या संडे के आसपास में फिट कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले जूम में आ जाएंगे, बाकी ऑफलाइन में आ जाएंगे। फर्स्ट लेवल रिवीजन खत्म हो गया, इसका मतलब अपना जब अपन 10 अक्टूबर तक बैठे होंगे तो अपना सारे एक लेवल का टेस्ट खत्म हो गया होगा, अलॉन्ग विद रिलेवेंट पीवाईक्यूज। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका एवरी अल्टरनेट डेज। हर थीम के 10-10 क्वेश्चंस का, मतलब 5-5 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा। ये सारे एक्सपेक्टेड होंगे, इसमें कोई पीवाईक्यू के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सब एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चंस अपन इसमें करेंगे। तो यहां अपन ने पहले 5 क्वेश्चंस पर टेस्ट फिनिश किया, फिर 10 क्वेश्चंस पर टेस्ट फिनिश किया, और फाइनली 4 क्वेश्चंस 4 पेपर्स अपन लेंगे दिसंबर में, वो फुल लेंथ होंगे। तो वो अभी मैंने सोचा नहीं है कि उसको अपन अल्टरनेट डेज में फिनिश कराएं कि एवरी वीकेंड में फिनिश कराएं। वो जैसा तुम सजेस्ट करोगे वैसा कर लेंगे। मतलब यू वांट GS1 इन द मॉर्निंग, GS2 इन द इवनिंग एंड GS3 नेक्स्ट डे एंड GS4, इस फॉर्मेट में जल्दी जल्दी फिनिश करा देना है उसको, या फिर इस हफ्ते में GS1 फिर पूरा रिवीजन, फिर GS2 फिर GS3 फिर GS4। सो ब्रॉडली करके 15-18 दिसंबर के आसपास में ये 3 लेवल ऑफ रिवीजन्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में कुछ इशू है, टेस्ट कब होगा या कुछ और डाउट्स है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे ऑल्सो, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑल्सो। बोलो बोलो, अरे पूछ ले। तो वैसे तो पर्सनली मुझे जाना नहीं चाहिए, बट हाँ फिर भी तेरे आंसर उस स्टेज पे पहुंच गए थे कि अपना मेंस होना चाहिए था पिछली बार, है ना? आई थिंक मैंने फीडबैक भी दिया होगा, उसके बाद हम मिले थे। हाँ, ऐसे रह गया था 84। हाँ वो है, इसीलिए हर चीज का रिलेवेंस है। मतलब वी कांट थिंक कि हाँ यहाँ 420 ले आएंगे और वहां वाले में कम आ जाएगा तो भी चलेगा। वी नीड टू स्कोर इन ईच एंड एवरी पेपर। ठीक है, ये कुछ पुराने प्रीवियस वाले जो कवरेज आया था, क्वेश्चंस कैसे आया था। नक्सलिज्म इज एन social, economic and developmental issues manifesting as the violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and all. So एक social angle देना है, एक economic angle देना है, एक developmental issues देना है, etc. वो माइक्रो डायग्राम्स में कुछ कवर कराया था। यहाँ से आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस मिल जाएगा। फिर वो कीवर्ड्स को अपन डायरेक्टली यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं जो अपन करेंगे। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आजकल मैंने चेंज कर दिया है कि बॉडी वाले अलग हो गए हैं और कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड वाले अलग हो गए हैं। बट ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट यूजिंग दोस कीवर्ड्स ना, अपने मार्क्स पूरे 1 2 3 4 में मिला के 25-30 तो ऐसे बढ़ जाएंगे। मिनिमम एफर्ट्स है यूसेज ऑफ कीवर्ड्स एंड मार्क्स का स्ट्रेट अवे, बिकॉज एनीबडी हु इज रीडिंग योर आंसर्स विल बी एबल टू रिलेट इट। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस यूज कर रहा हूं इन फूड प्रोसेसिंग, तो नंबर तो मिलेगा ना, आधा नंबर कैसे नहीं मिलेगा यार। ठीक है, केस स्टडीज हो गया, ये रेलेवेंट नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है, ये पढ़ना है अपने को, ये वाला पार्ट पढ़ना है, वो वाला तो अपने आप ही पढ़ लेंगे, जो समझ में नहीं आता है ना, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो मोदी जी ने ही दिया था समाधान, बट कंक्लूजन अपन यूज ऐसे ही करना है ना। ये कुछ कुछ में अगर ये वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में फर्क समझते हो क्या? वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में कोई नहीं, मयंक कब कर लेंगे भाई। बोलो। हम्म, तो कौन सा किसका ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स देना चाहिए फिर? वे फॉरवर्ड या सजेस्टेड मेजर्स या व्हाट मोर नीड्स टू बी डन इज सेम, वो वे फॉरवर्ड है। अब उसमें समाधान कम्स अंडर द वे फॉरवर्ड। Conclusion should be limited to 25 words in which you are going to conclude what you have written. So conclusion 25 वर्ड मैक्सिमम होता है। जैसे इंट्रोडक्शन 25 वर्ड मैक्सिमम रहता है, तो स्टार्टिंग में जब अपन आंसर राइटिंग करेंगे तो सपोज करो ये क्वेश्चन एटसेट्रा एंड ऑल लिख दिया अपन ने, तो यहाँ एक लाइन लगा देंगे अपन, है ना। वो अपन ने 100 अगले 5 दिन में जो तुमने पढ़ना उसमें मैंने बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, वो अपन देख के आ जाएंगे पहले कि इंट्रोडक्शन में पहले ही लाइन लगा देना, द इंट्रोडक्शन कैन नेवर बी 50 वर्ड्स। बेसिक हाइजीन फैक्टर ही फेल कर रहे हैं ना फिर तो अपन। तो अगर 50 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, 40 वर्ड में कंक्लूजन लिख रहे हो, 90 तो यही हो गए, तो 60 वर्ड में बॉडी लिखोगे, कितना ही नंबर आएगा? फिर तो नहीं आना है। तो बेसिक हाइजीन कहता है कि 100 वर्ड्स में बॉडी लिखना है, 25 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखना है और 25 वर्ड्स में कंक्लूजन लिखना है। बॉडी में यूजुअली 2 कंपोनेंट होते हैं, तो 50 वर्ड्स का एक पार्ट, 50 वर्ड्स का सेकेंड पार्ट, तभी अपने को मार्क्स मिलेगा। नहीं तो अगर 2 पार्ट्स पूछे अपन, एक ही पार्ट को 80% ऑफ द पेज दे देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच नॉलेज यू हैव। तुम्हें फीलिंग आएगा कि पूरा पेज भरा, बहुत अच्छा लगा, बट वो नंबर में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो ये बेसिक जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये तो अपने को ध्यान रखने ही पड़ेंगे। कंक्लूजन कीवर्ड बेस्ड लिखेंगे 7 या 8 क्वेश्चंस में। कीवर्ड अपन यहाँ पढ़ लेंगे, रट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे क्लास में, बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे यूज करना है। 1 पेजर हैंडआउट में लिखा भी होगा, टॉपर्स आंसर में भी आपको मिलेंगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिस भी टॉपर ने किताब लिखी है वो QPINA का बच्चा था ही, तो उसने भी वैसे से ही पढ़ा है, तो उसने यूज किया ही हुआ है, चाहे वो सिम्मी करन हो, आदित्य शर्मा हो, अगर कोई भी हो। तो वो आपको वो सिंक मिल जाएगा आपको कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हो और जो टॉपर्स आंसर है दोनों में सिंक होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड बेस्ड अपने को कंक्लूजन लिखना है और टॉपर कोई कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिख ही नहीं रहा है, ऐसा सिनेरियो नहीं मिलेगा। चलो, सो ये तो क्वेश्चन ही पूछा था, क्वेश्चन में ही ये था कि कंटेम्परेरी या कुछ एक्सेप्शनल वे फॉरवर्ड पूछ लिया था उसने। सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल द मीनास ऑफ नक्सलिज्म। सो मल्टी लेयर्ड में तो बढ़िया है, समाधान सीधा ही लग गया अपना स्ट्रेट अवे। बट ये फुल फॉर्म याद भी करनी है ना, दोनों में डिफरेंस है। कुछ एक्रोनिम्स मोदी जी ने दिए हैं, वो एज इट इज याद होना चाहिए, और कुछ अपन बनाएंगे, वो अपन कस्टमाइज कर सकते हैं कि अगर अपन यहाँ स्मार्ट लीडरशिप की जगह स्मार्ट टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, अगर हमने बनाया है तो वो मैं बता दूंगा कि ये गवर्नमेंट का है और ये हमारा है। हमारे वाले में वी कैन एनी टाइम कस्टमाइज, मोदी जी वाले में नहीं। वे फॉरवर्ड कीवर्ड में कैसे यूज करेंगे? सो इंक्लूसिव ग्रोथ एज एन एंटीडोट, या फिर कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, या फिर ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस, एग्रीप्रेन्योर्स, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी, ब्लू स्काई थिंकिंग, वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारे हैं अपन जो कंक्लूजन में स्ट्रेट अवे कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं कि अगर क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन, मेन स्ट्रीमिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, ये अपने रियल टाइम में भी कुछ जनरेट कर पाएंगे अपन। ऐसा नहीं है कि कीवर्ड्स जो याद करेंगे बस वही यूज करना है। वी हैव टू रीच टू अ लेवल वेयर वी कैन मेक कीवर्ड्स, और वो 4-5 रिवीजन के बाद में आ जाएगा। मर्ज कर देंगे ना, एक कीवर्ड यहां से उठा लिया, दूसरा कीवर्ड यहां से उठा लिया, रियल टाइम में बना लिया। कीवर्ड तो जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या जो कंसेप्ट्स में पढ़ते हो वो भी तो कोई बनाता ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो थ्योरेटिकल बुक्स में या कंसेप्ट्स में लिखा हुआ है या उस सब्जेक्ट के लिटरेचर में लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठता है, उसने क्यूमुलेटिव नॉलेज होती है, वो कहीं से कीवर्ड उठाता है और वो बना के आपको दे देता है। सो अपने को उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा अगर अपन 440-450 मार्क्स लाना चाह रहे हैं। इस बार एक थोड़े रैंक इंप्रूवमेंट के बच्चे भी होते हैं QEP में। सो इस बार एक बच्चा, उसकी GS में स्कोर है 447,
एंड ही वापस मेंस लिख रहा है, ही एनरोल्ड फॉर क्यूईपी। तो मतलब एज ए टीचर मैंने पूछा भाई कितने नंबर चाहिए तेरे को, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है? 447 तेरे नंबर हैं, आईपीएस तुझे मिला हुआ है, और क्या चाहिए? मतलब क्या लगता है कि 447 से कितना बढ़ जाएगा? इस बार का जीएस हाईएस्ट 470 के आसपास में। तो उसने बोला सर 471। वेरी सिंपल, ये भी सही है। हायर एजुकेशन है, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया, फैक्ट पता होगा तभी इंट्रो डाल पाओगे, नहीं तो नहीं डाल पाओगे। फिर ये कीवर्ड्स अपन बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड। अब ये एक जेनरिक कीवर्ड है, कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, लेकिन दीज लॉज आर मेकिंग इट सो डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस, उसको बोलते हैं ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड। अब कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं, जो अपन सोच रहे थे ना कि जो नोट्स में नहीं मिलेगा, जो क्लास में मिलेगा, वो डिस्कस करते हैं। अब ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड, वेयर ऑल वी कैन यूज इट। एक तो एजुकेशन हो गया, इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे सेंटर के लेजिस्लेशन है, स्टेट के लेजिस्लेशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूजीसी, आईसीटी, दिस दैट एटसेट्रा एंड ऑल, बट फिर भी लर्निंग आउटकम्स नहीं है, फिर भी इंटरनेशनली अपनी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग नहीं है, मतलब कि ओवर रेगुलेटेड है बट अंडर गवर्नड है। और कहां यूज कर सकते हैं अपन इस कीवर्ड को? सोचो, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग कोई? हाँ हाँ यार, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी दे सकते हो आप। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कहां? सर्विस डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट, जहां जहां भी वो सर्विस डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। और थोड़ा वाइडली सोचते हैं, इट इज अ प्रोसेस, जब आप वाइडली सोच पाओगे, बट ठीक है। ओवर रेगुलेटेड, अंडर गवर्नड वी कैन यूज फॉर रेलवेज, नेशनल हाईवेज, इंफ्रा में ही लगा सकते हैं, एनर्जी सेक्टर, सीईआरसी, एससीआरसी बने हुए हैं, बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी मिलता नहीं है, 3 करोड़ हाउस होल्ड को ये नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ट्राइब्यूनल्स, ओवर रेगुलेटेड बट अंडर गवर्नड, उसके लिए। और कहां यूज कर सकते हैं? हेल्थ सेक्टर, लेबर सेक्टर, सेंटर के अलग लॉ हैं, स्टेट के अलग लॉ हैं, इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में, सो वो ओवर रेगुलेटेड है लेकिन अंडर गवर्नड है, इसके लिए। और कहां यूज कर सकते हैं? ओवर रेगुलेटेड बट अंडर गवर्नड, हाँ अच्छा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इतने सारे पुलिस भी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, स्टेट है, सेंटर है, जुडिशरी है, सब कुछ है, बट ईज ऑफ डूइंग जस्टिस नहीं है। क्या कह रहे थे बेटा? दिल्ली गवर्नमेंट, हाँ हाँ कर सकते हैं, ओवर रेगुलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, एक्ट भी बना हुआ है, बट अंडर गवर्नड है, अभी भी मिक्सिंग ऑफ वो है, पावर है उसके लिए, ठीक। गवर्नड, फिर यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। अब मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की जगह मैसिफिकेशन ऑफ डैश भी तो हो सकता है, जहां भी हम टारगेट मीटिंग कर रहे हैं। मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब बहुत सारे लोग एनरोल हो रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, बट अंदर से खोखले हैं वो सब, होलोइंग आउट ऑफ एजुकेशन चल रहा है उसके लिए। सो मैसिफिकेशन ऑफ डैश, कि क्वांटिटी में तो बहुत बढ़िया है बट वो नहीं है। मैसिफिकेशन ऑफ हेल्थ, बिल्डिंग्स बनती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, सो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो कम है। और मैसिफिकेशन ऑफ, और क्या होगा? मैसिफिकेशन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, इतना सारा रिन्यूएबल एनर्जी पे इंफ्रा लगा रहे हैं, इतना कोल लगा रहे हैं, बट प्लांट लोड फैक्टर अभी भी कम है। पीएलएफ समझते हो कि भाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है और इलेक्ट्रिसिटी यूसेज कितना आ रहा है, वो अभी भी 60% पे बैठा हुआ है। सो वो हो गया मैसिफिकेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, क्वांटिटी यूसेज अच्छा नहीं है। मैसिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है कि भाई रोड 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 बना दिया आपने, 60% शेयर रोड का है और रेलवे का शेयर 30% है, होना उल्टा चाहिए। मल्टी मॉडल मिक्स अच्छा नहीं है, कितना शेयर रोड का होना चाहिए वो वर्ल्ड से एवरेज से कंपेयर कर लो। मैसिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट में अपन लॉजिस्टिक्स भी दिखा सकते हैं कि क्योंकि रोड का शेयर ज्यादा है इसीलिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, 14% पे बैठे हैं अपन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे, और वर्ल्ड एवरेज है 8 या 9%। सो ये सारे चीजें जो वो डिस्कशन वाला पार्ट होगा ना, वो अपने को क्लास में ही सीखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द सेम कीवर्ड्स अक्रॉस वेरियस वो। अब ये डिग्री शॉप्स हैं फॉर एग्जांपल, सो डिग्री शॉप्स वी कैन यूज फॉर द एजुकेशन आल्सो।
और कहाँ यूज कर सकते हैं? डिग्री शॉप्स में, डैश शॉप्स या डिग्री शॉप्स, सॉरी, हेल्थ सेक्टर में भी कर ही सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स को जो प्राइवेट वाला सीट्स होते हैं उसमें डिग्री शॉप्स यूज हो सकता है। और क्या होगा? और क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ पर्सनल्स, और कहाँ कर सकते हैं? टीचर्स में कर सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग अच्छा नहीं है, वहां कर सकते हैं डिग्री शॉप्स। और R&D में कर सकते हैं डिग्री शॉप्स। ये बात भी ठीक है। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहां से जा रहा है? ऑनलाइन वालों को मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स में मैसिफिकेशन ऑफ जनधन बैंक अकाउंट, अब ये है वो नया इनोवेशन। ये जनधन बैंक अकाउंट ओपन तो कर दिए बट यूज नहीं हुआ। तो टारगेट के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है बट वो यूसेज नहीं हो पाया। ठीक है, गुड। ये इसको बोलता हूं मैं माइक्रो डायग्राम। अब जो मैक्रो डायग्राम होता है वो होता है कि आपका हाफ ऑफ द पेज से ज्यादा स्पेस ले ले। उसका जमाना जा चुका है अब। भले ही टॉपर की कोई भी कॉपी उठा लो, उसने एग्जाम में नहीं बनाया होगा। जैसे आप इवॉल्व होते हो वैसे ही टॉपर भी तो इवॉल्व होता है। तो जो इंस्टीट्यूट्स के पास कॉपी पड़ी है वो हो सकता है 2 साल पुरानी भी हो और उसने डाल दी हो, या 3 महीने पुरानी हो और उसने डाल दिया हो। सो वो वाला कंपोनेंट नहीं करेंगे, माइक्रो डायग्राम्स यूज करेंगे अपन। और जैसे ये उन्होंने कंक्लूजन में ग्लोबल नॉलेज एंड स्किल सुपर पावर इंडिया बन सकता है। ठीक है, अब इस तरीके के कीवर्ड्स मिलते हैं, है ना। ये कीवर्ड्स अपन बॉडी में यूज कर सकते हैं, ये कीवर्ड्स अपन वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं कि दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम और द माइंडसेट ऑफ द गवर्नेंस शुड शिफ्ट फ्रॉम राइट टू एजुकेशन टू राइट टू लर्निंग। तो वो एक रेडीमेड कंक्लूजन मिल गया आपने को, इसलिए। या फिर फ्रॉम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टू नेक्सस ऑफ एबिलिटी एंड फेथ। अब क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हो, आप गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं जाना चाह रहे हो, आप गवर्नमेंट द्वारा दी गई इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करना चाह रहे हो, बिकॉज उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाती है। तो जब इंडस्ट्रीज होते हैं तो दे वांट टू सेट अप देयर ओन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना। उसको कैप्टिव जनरेशन बोलते हैं, अगर सुना हो तो। सुना है कभी कैप्टिव जनरेशन? जैसे कैप्टिव जनरेशन कोल का था, कैप्टिव माइनिंग। कोल इंडिया लिमिटेड सिर्फ माइन कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड बट ओनली फॉर कैप्टिव माइनिंग ऑफ कोल, मतलब खुद से कोल निकालो, खुद पे यूज करो बस। सो कुछ स्टील मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर ये यूज कर रहे थे उसको, और उसको कहते हैं कैप्टिव माइनिंग। वैसे होता है कैप्टिव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैप्टिव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है खुद से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, खुद ही यूज कर रहे हो। तो उसके लिए या तो आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आप डीजी सेट यूज कर सकते हो। आप जनरेटर यूज करते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हो और उसको यूज कर लेते हो। सो वो डीजी सेट वाले में नुकसान गया भाई, डीजल तो अपन इंपोर्ट करते हैं, तो एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, फिर डीजल जब आप यूज करते हो तो पोल्यूशन होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, फिर नेक्स्ट कॉस्टली होता है, फिर नेक्स्ट आपका ट्रस्ट गवर्नमेंट पे फिनिश हो जाता है। चल रहा है क्या? पता नहीं कौन क्या खेल रहा है। हाँ, सो ट्रस्ट गवर्नमेंट का फेल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेल हो रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में होता है। गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगता है, गवर्नमेंट उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराता है, एटसेट्रा एंड ऑल। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेल होने से टैक्स टू एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा, एटसेट्रा एंड ऑल। तो वो सारे फेलियर्स होते चले जाएंगे। तो हमें क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी से नेक्सस ऑफ एबिलिटी एंड फेथ पे जाना है। तो ये सब अपने रेडीमेड कंक्लूजन्स मिल रहे हैं अपने को किस किस डायमेंशन में जो अपन यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्न जो अपन डिस्कस कर रहे थे, वहां से लाइट बट टाइट रेगुलेशन। अपने को याद है ना कि 1990s से पहले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, गवर्नमेंट हर चीज में था। फिर गवर्नमेंट ने बोला 1990 लिबरलाइजेशन आ गया है, सो नाउ व्हाट वी शुड डू इज वी शुड अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोड्यूस थिंग्स। हम सिर्फ रेगुलेट करेंगे। तो अपन ने रेगुलेटर सेटअप कर दिए बहुत सारे, और उन किसी किसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिया और किसी किसी को नहीं भी दिया है ना। किसको नहीं दिया? कौन सा रेगुलेटर है जिसको रेगुलेटरी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, या किस सेक्टर में रेगुलेटर्स हैं नहीं है और डिमांड क्रिएट हो रहा है ना। कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें रेगुलेटर की डिमांड चल रही है कि यार रेगुलेटर होना चाहिए इंडिपेंडेंट?
डिजिटल व्हाट, क्या डिजिटल पेमेंट्स की इन जनरल डिजिटल पेमेंट्स में चल रहा है। आरबीआई के पास अभी कह रहे हैं यार इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लेके आओ। क्यों? बिकॉज आरबीआई पैसा कमाता है बाय प्रिंटिंग मोर एंड मोर करेंसी। तो अगर प्रिंटिंग करेंसी से मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैं डिजिटल पेनिट्रेशन कैसे इंक्रीज कराऊंगा? तो लॉस हो जाएगा ना मेरा। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और कहां रेगुलेटर की डिमांड है? गेमिंग। कहां तू गेमिंग छोड़ दे, एंटी सोशल बच्चा है ये, मैं बता रहा हूँ। 28% का टैक्स इसी में लगा, इसीलिए लगाया अपन ने। अभी तो गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा अच्छा ऑनलाइन गेमिंग भी कुछ होता है। अभी तो कहीं होगा, डिमांड तो बहुत ज्यादा है उसमें, बट हाँ नहीं है तो। बट गेमिंग बहुत ऊपर आता है बेटा। पहले जमीन से जुड़े वाले सेक्टर्स बताओ। रेलवे में तो है ना रेगुलेटर, बना दिया अब तो। नेशनल हाईवे, रोड सेक्टर में रेगुलेटर नहीं है, कोल सेक्टर में रेगुलेटर नहीं है, जहां पे डिमांड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पीपीपी आ रहा है ना। अब जिस भी सेक्टर में पीपीपी आएगा तो यू कैन नॉट हैव अ डिपार्टमेंट हु इज गोइंग टू बी द ग्रीवेंस एड्रेसल बॉडी। देयर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर एंड स्टैट्यूटरी टू। तभी तो ट्रस्ट आएगा ना प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट में आके और पब्लिक, एनएचएआई और प्राइवेट सेक्टर मिलके रोड बना रहे हैं। अगर प्राइवेट को कुछ इश्यू होता है तो वो पहले एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। उसमें कुछ इश्यू होता है तो जाता है एनएचएआई के पास ही है। तो भाई मेरे को प्रॉब्लम भी इससे है, और जब मेरे को प्रॉब्लम है तो मेरा ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म वो भी वही है। तो सोल्यूशन नहीं निकला ना कोई। तो जहां जहां पीपीपी आ रहा है वहां वहां पे एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। सो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्न टू लाइट बट राइट रेगुलेशन। ठीक है, कुछ कुछ केस स्टडीज हैं जो आप सीधा एग्जांपल्स की तरह डाल सकते हो। पुटा केबिन स्कूल इंटीग्रेशन प्रोग्राम राजस्थान में एटसेट्रा एंड ऑल। ऐसे खुश हो जाता हूँ फोटो देखते ही, पता एकदम एकदम अलग चाम निकल के आता है मोदी जी में। ये हमने बनाया तो अपन इसमें चेंज कर पाएंगे ना, जो अपना मन आएगा वैसे चेंज कर लेंगे। जितना चेंज करना है कि एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल, रखना तो यूनिवर्सल ही, बट यू कैन स्टैंड फ्रॉम एनीथिंग। वो आपका अपना कंप्लीशन हो सकता है ना। दिस इज हाउ वी कैन यूज दोज कीवर्ड्स जो अपन ने कीवर्ड्स पढ़े हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऑल्सो। अगर कुछ गवर्नेंस रिलेटेड डायमेंशन आ गया तो 4 फैक्ट ऐड कर देना। ओल्ड एज में आ रहा है तो लॉन्जिविटी डिविडेंड ऐड कर सकते हैं। फिर वी कैन यूज डेमोग्राफिक पोटेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं नॉन। स्टडी वो सीधा सीधा ही यूज कर लेंगे यार, ई तालीम बिहार, एमओसी एटसेट्रा एंड ऑल। वो स्ट्रेट अवे आप ये राइट साइड बॉक्स बना सकते हो, या तो ये भी नया है राइट साइड बॉक्स बनाने वाला, और या फिर आप सीधे एग्जांपल्स करके लिख सकते हो केस स्टडीज का। आपको लगता होगा कि इवैल्यूएटर को केस स्टडी नहीं पता, बट ऐसा होता नहीं है। इवैल्यूएटर 60 इयर्स का एक कॉलेज का प्रोफेसर है जिसने करीब करीब 5-6 किताबें लिखी होंगी और उसने अपने सब्जेक्ट में बहुत रिसर्च किया होगा। सो यू माइट बी थिंकिंग अरे उसे पता होगा या नहीं पता होगा, उसको पूरा पता है। आप कोई भी इवैल्यूएटर तो 60 इयर्स का, अपन को पता ही है ना कॉलेज वाला कैसा होता है। 6 बजे उठता है, 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है, सरकार को गाली देता है बहुत सारा, फिर कॉलेज जाता है, बच्चों पे गुस्सा निकालता है एंड ऑल, शाम को घर आ जाता है, फिर बच्चे परेशान करते। वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, बट उसका एक कंपोनेंट, एक पार्ट ऑफ लाइफ तो एकेडमिक्स है ही। तभी तो कॉलेज में प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर, एचओडी एटसेट्रा एंड ऑल बना होगा। अब तभी यूपीएससी ने उसको एम्पैनल किया होगा। यूजुअली एक इवैल्यूएटर 10 साल के लिए एम्पैनल होता है, तभी उसको 10 साल के लिए एम्पैनल किया होगा। सो यू माइट हैव अ थिंकिंग कि उनको नहीं पता होगा, बट ऐसा है नहीं। तो आप सिर्फ एग्जांपल लिख के भी कर दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना। फूड कूपन्स, रॉबिनहुड आर्मी एटसेट्रा एंड ऑल, वो सब उनको पता ही होगा। मतलब दिस इज नॉट समथिंग न्यू। फैक्ट्स कैसे यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। सीधे सीधे फैक्ट्स, वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का प्रोडक्शन लेवल पे फर्स्ट में अपन मिल्क में, पल्सेस में एटसेट्रा एंड ऑल। माल न्यूट्रिशन 38% किड्स आर स्टंटेड, 20% आर वेस्टेड एटसेट्रा एंड ऑल। ठीक है, ये माइक्रो डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था, कुछ हम आपको रेडीमेड बना के देंगे, है ना, जो रेडीमेड वाले कर रहे हैं। ये कुछ कुछ मैं दे दूंगा आपको, वहां से अपन यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया कंटेंट वाइज में बहुत कुछ नया हो गया। पिछले बार के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए ये अपने को पता है कि इरिगेटेड 45% है और 55% रेनफेड है। अब अपन ने ये याद किया होगा कि जो रेनफेड एरिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पढ़ाया होगा ना कभी, एग्रीकल्चर जब पढ़ाया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, वही लिखा है बस कि द रेनफेड एरिया कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ एग्री आउटपुट, 50% ऑफ रूरल वर्कफोर्स, 60% ऑफ द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। याद किया ना 40, 50, 60 एंड ऑल।
तो वो है वही, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देंगे सो दैट वी कैन फेच एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स और सो. अब ये माइक्रो डायग्राम्स बनते चले जाएंगे, है ना. आफ्टर इंट्रोडक्शन वी कैन डायरेक्टली यूज इट. कुछ मैप्स वाला कंपोनेंट भी मैंने ऐड करवाया है कि कुछ वहां तो बहुत ज्यादा मैप्स बन गए हैं, वैसे तो 60-70 मैप्स बनाए हैं, बट अगर 60-70 अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, मैप बनाने से. कंटेंट तो सेकेंडरी है, पहले तो अपने को मैप बनाना ही नहीं आता, पर वो सीख लो यार. मैप बनाना तो मस्ट है. अगर मैप बनाना आएगा तो 10 नंबर बढ़ जाएंगे अपने, और 10 नंबर बहुत होते हैं ट्रस्ट में. 10 मार्क्स इन मेंस इज लाइक ह्यूज डिफरेंस. सो पहले मैप्स बनाना सीखेंगे, उसके 2 वीडियो शेयर कराएंगे बच्चे से किसी से कि मैप बनाते कैसे हैं, देखना कितना सीख पाओगे. और उससे ये बना कैसे है ये मैं आपको दे दूंगा कि डिफरेंट सेक्टर्स में अपन कैसे कैसे मैप स्मॉल बना सकते हैं. कि अगर मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आया है तो ये छोटा सा मैप बना सकते हैं अपन, एटसेट्रा एंड ऑल. या फिर स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर है तो इसमें कुछ है नहीं, बट आधा नंबर है अपना. ये पक्का है कि अगर अपन मैप बनाएंगे तो हाफ मार्क्स अपने को मिल जाएगा. एक्रोनिम मैंने आपको बता दिया था कि ये 3 आईज वाला एंड ऑल, आत्मनिर्भर भारत में 3 आई पे फोकस कर दिया. दैट विल फाइनली लीड्स टू द एसडीजी, डीएनए अप्रोच. ये हो गया बैच स्टार्ट फिनिश. जो आज मुझे समझाना था वो वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया है. अब पहले ऑफलाइन के डाउट्स ले लेते हैं, फिर ऑनलाइन के डाउट्स लूंगा. बोलो भाई, मतलब अदर देन कि घर पे पानी नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी एकेडमिक इशू वी कैन डिस्कस. एनी ऑप्शनल का पूछना हो, जीएस का पूछना, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस, एनी इशू यू कैन आस्क मी. क्लास के बाद नहीं मिलेंगे, कंजक्टिवाइटिस है स्पेसिफिकली, तो या तो इतना दूर से बात करेंगे या फिर 1-2 दिन बाद मिलेंगे. so, वैसे ही पूछ सकते हैं. टेस्ट वाला पार्ट कंटिन्यू कर ले, बाकी तो मेरे को लगता है रिवीजन से चल जाएगा. ये बुकलेट वाला पार्ट वैसे ही करा देंगे. तो सीरियस बच्चों में से कर लेगा मैनेज. तो जो 23 वाला बच्चा जो अभी वाले पार्ट में जिसने क्यूईपी लिया है, और अगर वो सीरियस, मतलब मेरे हिसाब से सीरियस है, आप अपने हिसाब से तो और कोई सीरियस होता है, बट तो टीचर की नजरों में सीरियस होना वो चैलेंजिंग है स्पेसिफिकली. तो 1-to-1 में मेरे से पूछ लेना. हो सकता है किसी को मैं बोलूं हाँ आपको जरूरत है, किसी को बोलूं नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, अपन अलग से मेहनत कर लेंगे, वहां से काम चल जाएगा. ठीक है. एनी अदर डाउट्स? कोई ऐसा है जिसने 3-4 मेंस लिखा हो, एक से ज्यादा मेंस लिखा हो? तेरा हो जाएगा. तेरा वो जीएस ने बहुत ज्यादा नुकसान किया नहीं है, तो हर 5-7 दिन में भी मुझे आंसर दिखा देगा तो अपन कर लेंगे उस वाले पार्ट के लिए. ऐसे ने डुबोया है तो उसको देख लेंगे, नॉट अ बिग इशू. वो इसलिए कहता है अदर देन किस्मत. अब एक बार ऐसे में 130-140 आ रहा है और अगली बार 84 आ जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं यार उसमें. कुछ नहीं कर सकते. या तो 1 साल रोते रोते गुजार दें या फिर वापस से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो वो कुछ नहीं है. एनी अदर डाउट्स? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट ले लेता हूँ भाई. अरे तुम्हारे तो बहुत डाउट है बाबा. क्लास थी क्या 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे? अच्छा ओके. अब वापस से डाउट लिख दो यार नीचे जो लेटेस्ट डाउट आई है वही स्टार्ट करेंगे ना. सोसाइटी की थीम्स है ना यार, सोसाइटी की थीम्स कहां नहीं है, दिख नहीं रही क्या? पूरी थीम्स है सोसाइटी की. 4 क्लास है भाई. prepared foundation but not have notes for 80 marks. वो मेंस मार्क्स मैक्सिमाइजर यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहां से आपके बेस नोट्स मिल जाएंगे. फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड कर लो, पढ़ लो. 1-to-1 जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा दिसंबर में, 1-to-1 मेंटरशिप. 1 kid will have only 1 session with me, है ना, क्योंकि अपन एवरी वीकेंड पे तो मिल ही रहे हैं. वहां पे आपके आंसर्स अपलोड होंगे, वहां पे मैं चेक करूंगा, तो ऑफ कोर्स वो तो आपके ही आंसर्स इवैल्यूएट हो रहे हैं, तो वहां तो अपन मिल ही रहे हैं. उसके अलावा ऑफलाइन वाला बच्चे तो कभी भी मिल लेता है, वो तो तुम्हें पता है, क्लास के बाद पकड़ लेते हो तो वहां मिल लेते हैं. ऑनलाइन वाले एक मेंटरशिप कर सकते हो आप मेरे साथ, है ना, वो अपॉइंटमेंट ओपन कर देंगे, वो आप बुक कर लेना. फाउंडेशन अलोंग विद क्यूईपी, विच साइड टू फोकस मोर. यार देखो, फाउंडेशन जितने ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं ना, इन्हें तो फाउंडेशन के साथ ही लिया था. अब अपने को ये डिसाइड करना है कि अपन इतना टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. इफ यू कैन डेडिकेट दैट मच ऑफ टाइम तो करना ही पड़ेगा. सिलेबस अभी पूरा पढ़ा नहीं है. व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी टू अप्रोच विद क्यूईपी. देख थीम वाइज है यहाँ तो,
सो वो थीम पहले पढ़ लेना और उसके बाद क्यूईपी देख लेना। ये जितने भी फर्स्ट वाले थे ना, चाहे मृदुल शिवहरे लगा लो, चाहे रितिका लगा लो, सिम्मीकरण लगा लो, ये आदित्य शर्मा लगा लो, ये सब जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, दे डिड फाउंडेशन एंड क्यूईपी पैरेलली। वैसा ही चलेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपन ड्रॉप लेके कर रहे हो। विच साइड शुड, हो गया आई थिंक। अच्छा और भी डाउट है क्या? ओ any subject is incomplete then how to complete along with this course? यार ये कोर्स तो अपन सब्जेक्ट वाइज तो चला ही नहीं रहे ना। मेरे लिए तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स शुड बी, वी शुड कवर बोथ टुगेदर। अब देयर कैन बी एन इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस, देयर कैन बी एन इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, देयर कैन बी अ सोशल डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अपन वो सोचेंगे कि नहीं मैं इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के डायमेंशन लिखूं, तो वो फिर 70-75 मार्क्स के हिसाब का ही आंसर है। क्लास मेरी हमेशा शाम को होती है 5:30 अनलेस एंड अनटिल आई एक्सप्लिसिटली से। तो सारी क्लास 5:30 होंगी मेरे वाली सारी, ऑल टू ऑल। कैन क्यूईपी बी मैनेज विद जॉब? भाई पेड कोर्स है, कहीं से तो पैसा आएगा। इधर यू नीड टू आस्क द पेरेंट्स, नहीं तो जॉब में मतलब एक बच्चा था, कौन था नाम उसका, एक 46 रैंकर था ना बच्चा, फ्रॉम ओडिशा, 2 साल पहले। उसकी स्टोरी बताइए कभी। सो व्हाट ही वाज वर्किंग विद जीएम, बैंगलोर में जॉब कर रहा था। सो अब बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी। सो एट दैट टाइम ही गॉट सम 236-237 रैंक आया उसका, उसके लिए आईपीएस मिला उसको। देन वी वर लाइक हैप्पी, चलो बढ़िया हो गया काम एंड ऑल करके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया था उसका। देन वी थॉट आप जॉब छोड़ देते हैं। जॉब भी छोड़ दी, ईओएल भी ले लिया, आईपीएस ट्रेनिंग भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया एटसेट्रा एंड ऑल। वापस से एग्जाम दिया और रैंक आया 250। पूरा 1 साल पढ़ा, उसके बाद रैंक आया 250। फिर बोला यार ये तो फेल हो रहा है। क्यों? बिकॉज मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एक डिसिप्लिन रहता है ना जॉब के साथ साथ में। डिसिप्लिन मेरे को पता ही है, मेरे पास 4 ही घंटे हैं बस, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं टाइम। कल फिर वही ऑफिस जाना है, फिर वही बॉस आएगा एटसेट्रा एंड ऑल। सो फिर नेक्स्ट टाइम तो अब 1 ही साल का ईओएल मिलता है आपको ना, और पुलिस में आप आफ्टर ट्रेनिंग दे नहीं सकते हो। तो अगर आपने या तो ईओएल और उससे नेक्स्ट टाइम में दे सकते हो, नहीं तो फिर 2 साल बाद दोगे। देन ही जॉइंड द पुलिस ट्रेनिंग एज वेल। उस टाइम कोविड भी आ गया था, घर पे कुछ उसके मिस हैपनिंग भी हो गई, बहुत सारा इशू आया था एटसेट्रा एंड ऑल। बट दैट सेम ईयर ही गॉट 46 रैंक। सो ऐसा जॉब वर्सेस ये, पर्सनली मुझे लगता है कि जॉब गिव्स यू अ डिसिप्लिन। इफ वी हैव द ऑप्शन टू वर्क एंड प्रिपेयर पैरेलली, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जॉब एंड प्रिपेयर पैरेलली। शुरू में आपको 1 साल भले ही आप पूरा पढ़ सकते हो, बट क्या हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर घर बैठ के पढ़ें, या मैं जॉब के साथ में प्रिपरेशन करूं? आई ऑलवेज सजेस्ट जॉब के साथ में प्रिपरेशन करो। घर बैठ के पढ़ने से वो डिसिप्लिन आता नहीं है। ओआरएन के कमरों में ना एक कंफर्ट जोन आ जाता है। सर हाउ टू रिवाइज? अब इन सवालों के यार, सुबह सुबह उठना है, देख 6:30 बजे उठ के नहाना है, चाय वाय पीना है एटसेट्रा, मंदिर जाना है, पूजा वूजा करनी है, बैठ जाना है, टेबल पे पढ़ लेना है। हाउ टू रिवाइज का क्या ही जवाब दें यार। टेक्निकल इशू है एप्लीकेशन से रिलेटेड, टिकट रेज कर दे बेटा, सॉल्व हो जाएगा। हिंदी मीडियम यार अभी नहीं है, मेरे को हिंदी के वर्ड्स नहीं आते हैं। वेयर टू वॉच साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। जितने भी बच्चे आज एंड ऑफ द डे तक एनरोल होंगे, उन सबको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का फ्री एक्सेस मैं कोर्स में करा दूंगा। तो आपको शाम को एक्सेस मिल जाएगा इसका, चाहे वो पहले एनरोल हो, मतलब कि बिफोर 14, तब किसी ने 10 को लिया हो, 5 को लिया हो एंड ऑल करके सबको दे देंगे वो। बट उसको देख लेना यार, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज व्हिच आई मेड। आई अप्रिशिएट सॉ इवन बेटर देन क्यूईपी। सर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, कैन मैगजीन रिप्लेस न्यूज़पेपर? देखो यार, खुद की मेहनत को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम भी मैगजीन बनाते हैं, बट न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हो तो इट मेक्स योर माइंड फर्टाइल। एग्जाम में थोड़ी सारा जो हम पढ़ा रहे हैं वही आ जाएगा, 30% तो अलग आएगा ना। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस नोबडी कैन कवर मोर देन 13, 14, 15 क्वेश्चंस। उससे ज्यादा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो यूपीएससी नाम है उसका। तो फिर अगर माइंड फर्टाइल नहीं होगा तो फिर वो बात बनेगी नहीं। तो फिर तुम भी वहां, वो प्रॉम्प्टर गायब हो जाता है तो फिर दाएं बाएं देख रहे होते हैं ना, वैसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, 45 मिनट्स एवरी डे। एस्से टेस्ट ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द टेस्ट सीरीज। यार वो फाइनल में एक ही टेस्ट होना है उसके लिए, तो एस्से का टेस्ट अभी तक तो इसका पार्ट नहीं है एज ऑन टुडे।
बट इफ वी थिंक कि हाँ ऐसे का पार्ट होना चाहिए तो कर देंगे, बट अभी के हिसाब से कमिटमेंट ऐसे का कोई टेस्ट नहीं है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट फ्रंट डेस्क पे पूछना। प्री के बाद इसकी जो एनरिचमेंट की चीजें हैं, कुछ नया नया आएगा, उसकी 3-4 क्लास कराऊंगा बस, बाकी कोई क्लासेस नहीं होंगी। ये कोर्स जो हम आज शुरू कर रहे हैं ये दिसंबर 20 तक 25 तक पूरा फिनिश हो जाएगा अलॉन्ग विथ 3 रिविजन्स। इसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स की क्लासेस हैं, और प्रीलिम्स की क्लासेस के भाई 3 बैच हैं, ठीक है। 1 बैच विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर, यू कैन ज्वाइन दैट, मतलब यू कैन, आपके इस वाले पार्ट वाला जो कौन सा है प्रीमियम या कुछ है, उसके साथ में तो वो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फ्री है। सो यू, उसके 3 बैचेस हैं, एक दिसंबर में स्टार्ट होगा, एक जैन में स्टार्ट होगा, एक फेब में स्टार्ट होगा। यू हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट एनी, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना किसी बच्चे ने, मैं श्योर हूं कि मैं प्री तो यार 3 महीने में पढ़ लेता हूँ या 2 महीने में पढ़ लेता हूँ, आप फेब वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो दिसंबर नहीं तो जनवरी, वो आपकी मर्जी है। हार्ड कॉपी मिलेगी सब, अब बुकलेट आएगी ना, अब तो बुक ही कराएंगे, यू विल गेट द बुकलेट्स नाउ। सो इंडिविजुअल हैंड आउट नहीं होंगे, वो बुक्स मिलेंगे आपको। टाइमिंग 5:30, ठीक है आई थिंक। अरे बहुत क्वेश्चन है यार, 42 अक्टूबर, अनदर बैच 35 एकेडमिक सेशंस हैं, मतलब 35 क्लासेस हैं जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, और मोटा मोटी 22-23 होंगे जिसमें आपको टेस्ट लिखना है, फिर 12-13 क्लासेस होंगी जिसमें आपको ऑफलाइन में आके टेस्ट लिखना है और ऑफलाइन का उसका डिस्कशन होगा। तो कुल मिला के इतनी क्लास होगी, अब समझ लो कितना हो गया टोटल, खुद से काउंट कर लो। जो पढ़ाने वाला, जो डिलीवरी वाला पार्ट है वो 35 क्लासेस हैं, फिर एवरी 35 क्लासेस के बाद वो टेस्ट वाला पार्ट है, वो और क्लासेस ऐड होंगी, और एवरी वीकेंड पे उसका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं होता भाई, जब टीचर इवैल्यूएट कर रहा है मतलब वो वैल्यू ऐड कर रहा है। जब मैं आपके आंसर देखूंगा ना कि यार ये इंट्रो लिखा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नाइस इंट्रो, गुड पॉइंट्स, वेरी गुड, वो तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वहां पे फीडबैक मिलता है। टीचर तो हमेशा ही क्रिटिकल रहेगा ना, अपन तो अगर टॉपर भी आंसर दिखाएगा तो ऐसा थोड़ी है, हाँ यार अब वो आदित्य शर्मा के सेकंड हाईएस्ट है आई थिंक सो जीएस में, 100 के या 102 हाईएस्ट है, उसके आंसर्स में भी हम क्रिटिकल तो हो ही सकते हैं ना। अब 250 में से 100 नंबर कौन सा ज्यादा है, किसी ना किसी ऑप्शन में तो किसी ना किसी जीएस पेपर में तो 130 भी आ रहा है, 140 भी आ रहा है, तो कहीं तो हम कम रहे ही रहे हैं ना, तभी तो 100 आ रहा है। तो वो क्रिटिकली तो मतलब मैं तो हमेशा ही क्रिटिकल रहूंगा। सो यू विल हैव अ वैल्यूएशन ऑन दोस सेशंस एज वेल। हाँ, चारों वो वाली इंक्लूडेड है। हाँ। तो फिर अब पता नहीं किसी और वाले में काम कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। क्वेश्चन कहाँ है इसका? फर्स्ट अटेम्प्ट इन मींस देयर इज नो गैप इन द शेड्यूल, हाउ कैन आई कंप्लीट फाउंडेशन ऑल टुगेदर? फाउंडेशन कर रहे हो क्या? एक काम करते हैं, आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। ये 100 वाले बच्चे ना कुछ बात बैठ नहीं रही है, आई विल हैव वन मोर सेशन विद यू गाइस, ओरिएंटेशन का कल कर लेते हैं, काम करते हैं ये वाले को फिनिश करके सिर्फ कल एक सेशन करते हैं इन विच आई विल टेक ऑल योर डाउट्स ऑनलाइन किड्स, ठीक है? विल रैप इट अप नाउ। एनी अदर डाउट्स? हाँ, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज अ पार्ट ऑफ इट, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज, प्री वाला पार्ट, ऑफलाइन और ऑनलाइन, व्हाटएवर वे यू वांट टू चूज। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट टाइम, हाँ तो अपन सोच के क्या आए थे यूपीएससी में कि कितने अटेम्प्ट लगेंगे, कितना हुआ है? कहीं फाउंडेशन कर रहा है? कहां पे कर रहा है फाउंडेशन? यूट्यूब पे जा, कोई क्लास देख, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की क्लास देख ले, इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास देख ले, यूट्यूब पे जाके पुरानी क्यूईपी की क्लासेस देख लो ना, कि क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हैं तो फिर करना ही करना है, और अगर समझ ही नहीं आ रही है तो फिर कर ही नहीं सकते, तो सिंपल लॉजिक है। सो पुरानी यूट्यूब पे बेस्ट वे इज कि पुराना यूट्यूब पे जाओ, क्लास देखो, समझो। अगर 30-40% समझ में आ रहा है तो 4 महीने में हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। वो तो कंपोनेंट पक्का है ना, आप जहां आज से शुरू हो रहे हैं थोड़ी कल वहीं हो गए, परसों वहीं हो गए एंड ऑल। तो अगर 30-40% समझ में आ रहा है तो आई थिंक कर सकते हो। अगर उतना भी नहीं आ रहा तो गड़बड़ है, बट ऐसा हो सकता है कि उतना भी ना आए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी क्यूईपी में स्पेसिफिकली।
इसलिए ठीक है। एनी अदर डाउट्स? ऐसे इतना सीरियसली और डाउट पूछ रहे ना, मजे लेने के मन भी नहीं कर रहा मेरा। कैसे आती है? कैसे जे कोई टॉपिक बता। एनसीईआरटी इज रिलेवेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स। कोई भी मेंस के लिए एनसीईआरटी का कंटेंट लिखने से काम नहीं बनेगा, तो आपको उस बेस कुछ और बनाना पड़ेगा मेंस के लिए। तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, वो नहीं बनेगी बात, तो और पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में कुछ कंटेंट देख लो। नहीं नहीं, काम दिक्कत ये नहीं है कि हमें मल्टीपल रिसोर्स चाहिए, दिक्कत ये है कि जिसको अपन बेस बना रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए ना। अब यहां से जाओगे तो करीब करीब 150-200 अलग अलग ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, पक्का। यहाँ से शुरू हो जाओगे तो पूछोगे एंड ऑल करके, तो 150-200 अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग बुक, अलग टॉपर, ये वो सब बहुत सारे अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे। सो दिक्कत ये है कि कौन सा सोर्स ऑप्टिमल हो सकता है और कौन सा नहीं। तो पेन पेपर ले आना, एक पेन पे लिख के लाके यहाँ ज्योग्राफी यहाँ से कवर कर रही हूँ, ये पॉलिटी यहाँ से कवर कर, अपन बता देंगे और किस लिए। ऑफलाइन वाले बच्चों को ये तो बेसिक एडवांटेज है ही ना, स्पेसिफिकली और क्या मिलेगा, वो एडवांटेज मिल जाएगा। बेस लिख लो, मैं बता दूंगा ये ठीक है नहीं है। सेम क्या 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 ऑनलाइन 100 का तो बैच हो चुका है। मैं तो आपके ये नेक्स्ट 5 days शुड बी कंज्यूम्ड और यूटिलाइज इन अ बेटर वे इसलिए कर रहा हूँ बस। 100 is not a part of QEP, let me tell you very frankly. It is a standalone अलग कोर्स। नहीं, अभी आफ्टर प्रीलिम्स कुछ नहीं होता है। आफ्टर प्रीलिम्स तो हमें सिर्फ टेस्ट लिखने हैं बस। अपन को जो करना है वो नेक्स्ट 4 months में करना है मेंस के लिए, उसके बाद नहीं। किताब ले लेना, इसका पार्ट है, खत्म हो गया ना, काहे बनाने उसके नोट्स। अगर एसएचजी 4 बार आ चुका है और एसएचजी के चारों अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे, हो सकता है 2 टॉपर्स ने लिखा हो, तो आपको 4 अलग डायमेंशन मिल गए कि एसएचजी से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, एसएचजी से स्वच्छ भारत मिशन कैसे हो सकता है, एसएचजी से बैंक लिंकेज प्रोग्राम कैसे कनेक्टेड था, और एसएचजी से एक और डायमेंशन डिजिटल इंडिया। ये 4 तो तेरे को मिल गया। अब मैं कहूंगा नहीं यार 2 और हो सकता है, तो 2 तो मैं भी दूंगा ना, तो 6 कंपोनेंट तो आपके यही हो गए ना। तो अपन उसके नोट्स क्यों ही बना रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली जो मोस्ट रिपीटेड है वो तो मेरे को आउटसोर्स कर ही दिया ना अपन ने, उससे अच्छा थोड़ी बना लेंगे अपन। मेरे पीछे टीम है, ये है वो है, बहुत सारा काम है। आप उस चीज के नोट्स मत बनाओ, जो कन्वेंशनल है ना उसके नोट्स बनाओ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो जो कन्वेंशनल वाला पार्ट है उसके नोट्स बना लो, या एटलीस्ट श्योर कर लो कि मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो यहीं से पढ़ूंगा, ये एक पेज है मेरे पास। अब वो चाहे वो PMFIS से उठा लो, चाहे शंकर से उठा लो, चाहे हमारा कंटेंट उठा लो, चाहे किसी और का उठा लो, बट वो 1 पेज में सी फ्लोर स्प्रेडिंग होना चाहिए। वो आपकी मर्जी है। आप उसमें कंफ्यूजन है कि सर ये अच्छा है, अब एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में आपके पास 10 सोर्स होंगे कि सर क्या मैं विजन से पढूं, क्या मैं वाजी से पढूं, क्या मैं शून्य से पढूं, क्या मैं इससे पढूं, रेड बुकलेट, व्हाइट बुकलेट, ब्लू बुकलेट, और भी बहुत सारी हैं। तो क्या बढ़िया है, आप लिख के ले आओ ना, मैं बता दूंगा आपको कि यार जितना जितना मुझे पता है ना मैं वही बता पाऊंगा। जो सब्जेक्ट्स या जो सोर्सेज मैंने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, वो मैं बता दूंगा ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। अब आप बोलो PMF का सर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैं भी आइल से हाँ ठीक है कर सकते हैं। बोलो सर मैं एनवायरमेंट पढ़ने तो आइल से नहीं यार, उसमें उतना मजा नहीं है। तो इसलिए आप सोर्स लिख लो, मैं बता दूंगा कि दिस सोर्स इज गुड और बैड, है ना। ठीक है, हाफ डे GS, हाफ डे ऑप्शनल नेक्स्ट 2 months के लिए। नहीं क्लासेस तो मैं गिनता ही नहीं उसमें, जितनी क्लास होगी उसके बाद जो दिन बचा वो तेरा दिन है, उसको आधा आधा पार्ट्स में डिवाइड कर ले, आधा दिन ऑप्शनल और आधा दिन वो। तो अगर 4 घंटे की क्लास है तो तेरे पास 6-7 घंटे और बचते हैं। थोड़े दिन मेहनत है। देखो कोर्स लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये पक्का है। कोर्स लगाने से टाइम कम हो जाता है, बस वो वाला एडवांटेज मिलेगा आपको, बट मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि कम मेहनत या ऐसे बच्चे के सर पे हाथ रख दिया और सिलेक्शन हो जाए। तुम तो वही चाहते हो वैसे इजीएस्ट वे, बट ऐसा होता नहीं है, तो वो वाला लॉजिक बनेगा नहीं। 11 घंटे पढ़ेंगे, 11 घंटे मोटा मोटी पढ़, यही पढ़ने के लिए तो आए थे यार ORN, और काहे को आए थे, उतना सारा छोड़ छाड़ के तामझाम क्यों आए थे, इसीलिए आए थे। तो 11-12 घंटे इज डूएबल, पढ़ सकते हैं अपन 11 से 12 घंटे। तो 11-12 घंटे में 4-4.5 घंटे की क्लास वो हटा दे, बचे तेरे पास 6-7 घंटे, 3 घंटे GS, 3 घंटे ऑप्शन।
अब मैं फ्री हूं रिलेटिवली, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। वो आपको कमिटमेंट नहीं है, बट मेरे पास बिना उसके बच्चे मिलते हैं, सो दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड रेपो वी हैव। अगर आप सीरियस बच्चे होगे तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, चलो फिर 21 को मिलते हैं, बट ये 100 के सारे सेशन देख के आ जाना भाई, है ना। ओके, थैंक्स बच्चा लोग, बाय।